हेलो फ्रेंड, हाय दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे आईएएस बाबा का डेली क्विज करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये मंथली है, जनवरी 2020 का। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो डाले हैं इसी से रिलेटेड। वहाँ पे मैंने 60 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इससे पहले। ये अभी 61 से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपने वो देखा नहीं होगा तो प्लेलिस्ट उसका बना है अपलोड मेरे चैनल पर, आप एक बार जाकर देख सकते हो। ये आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसमें से मतलब क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस हैं और ये करंट से रिलेटेड है। करंट जो न्यूज़ में थे उसी से इन्होंने क्वेश्चन बनाई है। और ये समटाइम्स मतलब हमें इससे मतलब पता नहीं होता है कि ये जो टर्म्स वगैरह होते हैं, ये टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ में रहते हैं, बट हम इससे यूज़ नहीं होते हैं। सो एक बार 2-3 बार ये वीडियो देखिए, सो आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंड आर्क। इंड आर्क से रिलेटेड है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 2 स्टेटमेंट दिए। इट इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मूड ऑब्जर्वेटरी एंड इट इज़ लोकेटेड इन द कोंग्सफोर जॉर्डन एंड जॉर्ड हाफ वे बिटवीन द नॉर्वे एंड नॉर्थ पोल। इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली क्या है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। सो इसका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ 1 एंड 2। सो डिस्क्रिप्शन में देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। इंड ARC is the India's first underwater moored observatory in the Arctic region. It was deployed in the 2014 at the जॉर्ड सेवलबोर्ड नॉर्वे में ये यहाँ पे प्रेजेंट है, विच इज़ द मिड वे बिटवीन द नॉर्वे एंड द नॉर्थ पोल. इट्स रिसर्च गोल इज़ टू स्टडी द आर्कटिक क्लाइमेट एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द मानसून. सो ये अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है आर्कटिक रीजन में, सो ध्यान में रखना. ट्रू नेट के बारे में यहाँ पे दिया है. ट्रू नेट इज़ एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज. सो ये ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड है, ध्यान में रखना. T4 ट्यूबरकुलोसिस. सो ऐसा ट्रिक वगैरह बनाकर ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एंडोर्स किया है ट्रू नेट एंड इंडिजिनस मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टूल्स फॉर द ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोसिस. द ट्रू नेट TB test is a new molecular test that can diagnose TB in the 1 hour as well as the testing for the resistance to drug rifampicin. It has been developed by the Indian firm Molbio Diagnostic Private Limited, Goa. सो ये ट्रू नेट के बारे में ध्यान में रखना. क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द वुमेन बिजनेस एंड द लॉ WL प्रोजेक्ट के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको. इट कलेक्ट्स द डाटा एंड on the law and regulation that restrict the women's economic opportunity. It is the World Bank Group project. सो यहाँ पे ये C है इनका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 63 का. बोथ 1 एंड 2 ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं. एक बार डिस्क्रिप्शन में देखते हैं एग्जैक्टली क्या दिया है. WL के बारे में यहाँ पे दिया है. वुमेन बिजनेस एंड द लॉ इज़ अ वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रोजेक्ट कलेक्टिंग द यूनिक डाटा ऑन द लॉ एंड रेगुलेशन दैट रेस्ट्रिक्ट द वुमेन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी. ये 2009 में आया था, 2009 से है. वुमेन बिजनेस एंड द लॉ हैज़ एनहांस्ड द स्टडी ऑफ द जेंडर इक्वलिटी एंड इन्फॉर्म द डिस्कशन ऑन द इम्प्रूविंग द women's economic opportunity and empowerment. The data offers the objective and the measure benchmark of the for the global progress toward the gender equality comparable across the economies. The data is useful for the research and policy discussion on improving the women economic opportunity. HS कोड के बारे में ये क्वेश्चन है. यूज फॉर द, ये टैक्सेशन से रिलेटेड है. HS कोड ध्यान में रखना. आर यूज बाय द कस्टम authorities, statistical agency and the other government regulatory bodies to monitor and control import export of the commodities. HS कोड. सो इसके लिए यूज़ किए जाते हैं. ये कौन करता है? कस्टम अथॉरिटीज़, स्टैटिस्टिकल एजेंसी एंड द अदर गवर्नमेंट रेगुलेटरीज मॉनिटर करने के लिए एंड कंट्रोल करने के लिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ द कमोडिटीज़. HSN क्लासिफिकेशन इज़ वाइडली यूज फॉर द टैक्सेशन पर्पजेस बाय हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई द टैक्स रेट of the tax applicable to the specific product in the country under its review. It can also be used in the calculation that involved in the claiming benefits. हरमुज पीस इनिशिएटिव ये लीड किया था ईरान ने. इनिशिएटिव एम टू एस्टेब्लिश द स्टेट ऑफ द Hormuz, the gateway for the significant amount of the global oil supplies, and is led by the Iran.
सो ईरान से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं, झूम कल्टीवेशन से रिलेटेड है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 2 ऑप्शन दिए यहाँ पे। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग क्रॉप by the first clearing of the land trees and the vegetation and by burning them thereafter. It is particularly practiced in the northwestern स्टेट्स ऑफ द इंडिया। सो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। झूम कल्टिवेशन से रिलेटेड है, बहुत न्यूज़ में रहता है। झूम कल्टिवेशन आल्सो नोन एज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं इसे, इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग क्रॉप्स बाय द फर्स्ट क्लियरिंग द लैंड ऑफ द ट्रीज एंड वेजिटेशन, बर्निंग देम आफ्टर, मतलब क्लियर करते हैं लैंड को, उसके बाद में उसे जला देते हैं, और जो रेसिडुअल वहाँ पे बचता है वो वहीं पे मतलब उससे उसी के ऊपर खेती करते हैं। बर्न सॉइल कंटेन्स द पोटैश, मतलब पोटैश होता है, विच इंक्रीजेज द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल, सॉइल का न्यूट्रिएंट लेवल बढ़ाता है और उसमें अच्छा मतलब फसल होती है। ट्राइबल ग्रुप्स इन द नॉर्दर्न इंडिया स्टेट अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड द बांग्लादेश डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ रांगामती, कागराचारी, बंदरबन एंड सिलहट रेफर्स टू द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एज अ झूम कल्टिवेशन। इन एरियाज़ में वो झूम कल्टिवेशन किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं, कच्छ छत्तीऊ आइलैंड, कच्छ छत्तीऊ आइलैंड के बारे में है ये। एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है इसे? श्रीलंका करता है। सो ये ध्यान में रखना, कच्छ छत्तीऊ आइलैंड श्रीलंका से रिलेटेड है। इसे क्लेम किया था इंडिया ने अंटिल 1976। ये आइलैंड है लोकेटेड बिटवीन द नेंदथेऊ श्रीलंका एंड रामेश्वरम इंडिया, has been the traditionally used by the both Sri Lanka and Tamil Nadu fishermen. In 1974 India recognized Sri Lankan ownership of the island on the conditional agreement, मतलब इंडिया ने इन्हें श्रीलंकन जो ओनरशिप मतलब दे दी थी आप इस आइलैंड को श्रीलंका की मतलब दे दिया था, सॉरी इंडिया ने दिया था श्रीलंका को कच्छ छत्तीऊ आइलैंड। 1976 तक ये अपने इंडिया के पास था, उसके बाद में 1974 को मतलब यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट वगैरह हुआ था, कंडीशनल एग्रीमेंट। सो ध्यान में रखना ये एक्चुअली श्रीलंका और ये इंडिया है यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे श्रीलंका है, तो यहाँ पे ये बॉर्डर है। समटाइम्स ये फिशरमैन इधर चले जाते हैं और श्रीलंका के इधर आ जाते हैं, तो मतलब ये थोड़ा डिस्प्यूटेड मतलब ये टॉपिक है, उसी से रिलेटेड ही है। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द K4 मिसाइल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इट इज़ अ 3500 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल एंड इट इज़ अंडर वाटर मिसाइल दैट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय द इंडियाज सबमराइन फोर्सेस। सो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बोथ 1 and 2, ये दोनों स्टेटमेंट सही है K4 मिसाइल से। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या है एग्जैक्टली। 35 किलोमीटर रेंज होता है इसका, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है K4 एंड लॉन्च किया था फ्रॉम द सबमराइन। द मिसाइल इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय द इंडियन डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO ने किया है, डेवलप किया है इसे, एंड इज़ टू बी फिटेड इनटू द इंडिजिनसली बिल्ट अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर सबमराइन्स ऑफ द इंडियन नेवी। उसके बाद में 69 पे आते हैं क्वेश्चन नंबर। ये मिटोसोन डैम किससे रिलेटेड है ये पूछा है, किस कंट्री से रिलेटेड है? ये म्यांमार से है। मिसोस्टोन डैम, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, मुझे इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है कैसे पढ़ते हैं इसे। ये इज़ अ लार्ज डैम एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है विच हैज़ प्लान टू बी बिल्ट म्यांमार बर्मा से पहले बर्मा बुलाते थे। प्रपोज कंस्ट्रक्शन साइट इज़ एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द माली एंड माई रिवर, द सोर्स ऑफ द इरावडी रिवर इन द नॉर्दर्न बर्मा। 2017 का प्रोजेक्ट है, इसे 2017 में इसे सस्पेंड किया था, बट द चाइनीज़ इन 2019 आर ट्राइंग टू रिवाइव द डैम। ये भी फिर से रिवाइव किया है चाइनीज़ ने। ये कायप्यू इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है। कायप्यू वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, ये अभी म्यांमार से रिलेटेड है। काकप्यू ये मेजर टाउन है रकाइन स्टेट का इन द वेस्टर्न म्यांमार। इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ द याम्बू आइलैंड ऑन द काबरमरे बे and 250 miles 400 km northwest of the Yangon. It is the principal town of Kakpyu township and Kakpyu district. The town is situated on the superb natural harbour which is connected to the rice trade between the Kolkata and Yangon. So ये ध्यान में रखना, काकप्यू म्यांमार से रिलेटेड है।
क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं हम यहाँ पे। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स इसने रिलीज़ किया था, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ किया था। डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं एग्जैक्टली क्या दिया है डिटेल में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स रैंक है यहाँ पे 82 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं ऑन देयर सिटीजन्स एबिलिटी टू फुलफिल देयर पोटेंशियल रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड। इंडेक्स रैंक इकोनॉमीज अक्रॉस द 5 डायमेंशन होते हैं यहाँ पे, हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, एक्सेस, वर्क, in terms of opportunity, condition and fair wages and protection and institutions. Germany is the most socially mobile countries among the G7 and ranking 11th overall, followed by the France 12th, Canada 14th पे, Japan 15th पे, United Kingdom 21st पे, United States 27 पे, and Italy 34th नंबर पे. Nordic countries including Denmark, Finland, Norway, Sweden, Ireland आर द बेस्ट सोशल मोबिलिटी स्कोर। इनका मतलब स्कोर बहुत अच्छा है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ होती है। उसके बाद में अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एमर्जिंग इकोनॉमीज रशिया 39 पे है, फॉलोड बाय द चाइना 45th, ब्राज़ील 60 पे है और इंडिया 76 पे है, साउथ अफ्रीका 77 पे है। तो ये ब्रिक्स नेशन कंट्री के बारे में यहाँ पे दिया है, मतलब हमारे इंडिया कहाँ पे खड़ा है और ब्रिक्स कंट्री कहाँ पे खड़ी है यहाँ पे ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्रीज पास बाय द कोर्ट इन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी प्रोवाइड्स द लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्रीज ऑफ द कोर्ट इन इंडिया, foreign court and vice versa. It is notified under the section 44A of the Civil Procedure Code 1908. So दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। एक बार ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना आप पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज लोकोस्ट आर फाउंड, मतलब लोकोस्ट कहाँ पाए जाते हैं। ये लोकोस्ट मतलब कीड़े होते हैं, बहुत सारा झुंड होता है कीड़ों का, हेलीकॉप्टर की तरह रहते हैं और मतलब ये फसल का ख़राब करते हैं। सो ये ऑल ऑफ द अबो, मतलब ये चारों ही, मतलब यहाँ पे डिजर्ट लोकोस्ट, माइग्रेटरी लोकोस्ट, बॉम्बे लोकोस्ट एंड ट्री लोकोस्ट, मतलब ये चारों ही स्पीसीज़ यहाँ पे इंडिया में पाई जाती हैं। सो लोकोस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये ग्रुप ऑफ शॉर्ट हॉर्न ग्रास ऊपर होते हैं ये, दैट मल्टीप्लाई इन नंबर एज दे माइग्रेट लॉन्ग डिस्टेंस, डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्म होते हैं। ओनली 4 स्पीसीज़ हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। डिजर्ट लोकोस्ट, ये कुछ साइंटिफिक नेम दिए हैं। माइग्रेटरी लोकोस्ट, लोकोस्टा माइग्रेटरिया, बॉम्बे लोकोस्ट और ट्री लोकोस्ट। द डिजर्ट लोकोस्ट इज द रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया एज वेल एज द इंटरनेशनली। द स्वार्म devour leaves, flowers, fruit, seed, bark, growing points and also destroy the plants. Their sheer weight of their descent on them in the massive number, मतलब बहुत सारा ये अनाज वगैरह खा जाते हैं। India has the locust control research scheme is being implemented to the locust warning organization LWO established किया था 1939 में, अमलगमेंट हुआ था, ये मर्ज हुआ था 1946 with the Directorate of the Plant Protection, Quarantine and Storage PPQS of the Ministry of Agriculture. According to the PPQS, LWO responsibility is monitoring and control of the local situation in the scheduled desert area mainly in Rajasthan, Gujarat, partly in Punjab and हरियाणा, मतलब वहाँ पे ज़्यादा मतलब फसल्स वगैरह होती है, गेहूँ अनाज वगैरह। सो इसीलिए एंड इंडिया इज़ द मोस्ट रिस्क स्वार्म इन्वेजन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ द मानसून, मतलब मानसून जब आता है उससे पहले यहाँ पे बहुत ये तबाही मचाते हैं। द स्वार्म्स यूजुअली ओरिजिनेट इन द अरेबियन पेनिनसुला एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, मतलब ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है और यहाँ पे ऐसा इंडिया है, यहाँ से होते हुए ये आते हैं नॉर्थ वेस्ट साइड से। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट WESP रिपोर्ट किया इज़ पब्लिश बाय द, यहाँ पे 3 ऑर्गेनाइजेशन दिए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो 1 and 2 ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ द सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर UN डेसा करता है एंड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UN UNCTAD UNCTAD। सो रिपोर्ट इज जॉइंटली प्रोडक्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर UN डेसा एंड द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड द 5 यूनाइटेड नेशन रीजनल कमीशन, इकोनॉमिक कमीशन ऑफ अफ्रीका, इकोनॉमिक कमीशन ऑफ यूरोप, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन एंड द इकोनॉमिक सोशल Commission for the Asia and Pacific, ESCAP,
एंड द इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर द वेस्टर्न एशिया, मतलब ये सब मिला के ये WESP रिपोर्ट निकालते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में आप पढ़ लेना पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL। ये करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। इट इज़ अ PSU कॉर्पोरेशन रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, ओनली वन यहाँ पे सही है, बट ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। इसका डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं एग्जैक्टली क्या है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कॉर्पोरेशन रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू अंडरटेक द प्लानिंग, डेवलपमेंट, मोबिलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। द DFCCIL was registered as a company under the Companies Act 1956 in 2006। सो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। इट इज़ द बोथ एनेबल एंड द बेनिफिशियरी ऑफ द अदर की गवर्नमेंट इंडिया स्कीम सच एज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सागरमाला, भारतमाला, उड़ान, RCS, डिजिटल इंडिया एंड भारत नेट। क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं, US फ्रांस टैरिफ डिस्प्यूट के बारे में है। रिसेंटली एसोसिएटेड है, किससे एसोसिएटेड है? US फ्रांस टैरिफ डिस्प्यूट। सो ये डिजिटल रेवेन्यू से रिलेटेड है, ऑप्शन सी सही है इसका। फ्रांस ने इम्पोज किया था 3% टैक्स ऑन डिजिटल रेवेन्यू अर्न ऑन द कंट्री बाय टेक फर्म हैविंग सेल मोर दैन 750 मिलियन यूरो ग्लोबली और मोर दैन द 25 मिलियन यूरो इन द फ्रांस। अमेरिकन टेक जाइंट मतलब ये गूगल, अमेजॉन एंड एप्पल पे ये टैक्स लगाते हैं, सो उसे डिजिटल रेवेन्यू अर्न करते हैं, उसी से रिलेटेड था ये। मतलब ये बहुत पैसा कमाते हैं, गूगल वगैरह जो हमारे इंडिया में भी यूज़ करते हैं, फेसबुक, गूगल, सो उन पे ये टैरिफ डिस्प्यूट था, उससे रिलेटेड है US फ्रांस टैरिफ डिस्प्यूट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द न्यूली डिस्कवर वायरस कॉल्ड वुहान वायरस। सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। इट कॉजेज द न्यूमोनिया एंड देन डजंट रिस्पॉन्ड टू द एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट and it is very similar to the SARS virus which was first identified in the Guangdong province in the China। सो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, चाइना से रिलेटेड है। ये अभी न्यूज़ में है क्योंकि अभी कोरोना वायरस से मतलब ये पूरा होल वर्ल्ड मतलब अभी लॉकडाउन में है, सो ध्यान में रखना। ये वुहान वायरस से रिलेटेड है। न्यू चाइनीज़ कोरोना वायरस कजिन ऑफ द सार्स, मतलब ये उसी फैमिली से रिलेटेड है। हैज़ इम्पेक्टेड 100 एंड सिंस आउटब्रेक बिगन इन द वुहान, चाइना में हुआ है। तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, अभी तो आपको करंट सिचुएशन पता ही है आज की। द फर्स्ट केस इमर्ज इन द वुहान इन द सेंट्रल चाइना, हवाई प्रोविंस में हुआ था। इट कॉज न्यूमोनिया हो रहता है एंड थोड़ा इट डज नॉट रिस्पॉन्ड द एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। अभी तक कोई यहाँ पे मतलब ये इसका वैक्सीन वगैरह नहीं बना है। यह सेवियर एक्यूट सिंड्रोम है, आल्सो नोन एज सार्स। सार्स का फुल फॉर्म है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम is the other coronavirus that can cause the more severe syndrome, first identified as a Guangdong province in the southern China according to the WHO। it causes the respiratory problem होती है, यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत जाती है, but can cause the diarrhea, fatigue, shortness of the breath, respiratory distress, kidney failure होता है, depending on the patient's age and the age rate, death rate which SARS range from the 0 to 50% of the cases, with the older people being the most vulnerable। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़। सो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं आपको, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। वर्ड्स फर्स्ट BIT वॉज साइन बिटवीन द USA एंड रशिया, बिट्स वॉज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिड 90s। सो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 78 का यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है। ये बीट के बारे में देखते हैं। एंटर बिटवीन द टू स्टेट विद द एम टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द national of either state into the other, it affords the extra right to the investor and gives them an effective remedy for the unlawful action by the host state that cause damage to their investment benefit for the foreign investor is that they can feel the secure and their investments will protected. The benefit of the state is such measure encourage foreign direct investment. The first bid was signed by the 25 November 1959 between the Pakistan and Germany. Bids were embraced by the government of India in the mid 90। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। कौन सी कंट्री यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द शुगर है? तो ब्राज़ील है। ब्राज़ील में शुगर बहुत ज़्यादा
मात्रा में होता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्टर ऑफ द शुगर, एक्सपोर्ट भी ज़्यादा करता है। द क्लेम्स इंडियन सब्सिडीज आर इनकंसिस्टेंट विद द ग्लोबल ट्रेड रूल। इन्होंने मतलब इशू हुआ था ब्राज़ील के साथ में। सिटवे पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? सिटवे पोर्ट ये म्यांमार में रिलेटेड है, म्यांमार में लोकेटेड है। सिटवे पोर्ट इज़ अ डीप वाटर पोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया, इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किया है एट सिटवे 2016 में। द कैपिटल ऑफ द रखाइन स्टेट म्यांमार ऑन द बे ऑफ बंगाल। सो ये हमारा चौथा पार्ट था। आज हमने यहाँ पे 4th पार्ट डिस्कस किया और 20 क्वेश्चन डिस्कस किए यहाँ पे जनवरी के आयस बाबा के डेली क्विज। अगर आपने इससे पहले मेरे वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, एक बार लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक थैंक यू सो मच, गुड नाइट।